दोस्तों नमस्कार, स्वागत है परीक्षा खबरी में। 6 मई 2021 है। आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई। यूपी पीसीएस 2021 की परीक्षा 13 जून को जो प्रस्तावित थी वो तो समय से नहीं होगी, अन्य परीक्षाएं भी टलेंगी वर्तमान समय में जो खतरनाक परिस्थिति है उसको देखते हुए। और कब परीक्षा होगी ये अभी नहीं कहा जा सकता स्पष्ट रूप से, न तो हम कह सकते हैं न तो आयोग कह सकता है। अनुमानतः अगस्त सितंबर तक जाएगी, लेकिन उसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। जैसा कि खबरें आ रही हैं और कल सरकार की तरफ से आगाह किया गया कि तीसरा चरण कोरोना का आने वाला है, तो वो कितना घातक होगा ये देखने वाला होगा। जिस तरह से अप्रैल के बारे में हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इस तरीके का सब कुछ मंजर देखने को मिलेगा। 1920 के बाद शायद पहली बार ऐसा है कि भारत ने ऐसा खतरनाक मंजर अपने सामने देखा है। ईश्वर करे कि सब कुछ यहीं पर थम जाए, क्योंकि इससे बुरा क्या अब हो सकता है जितना बुरा लोगों ने अभी देखा है। फिलहाल चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स अगर टल जाता है, हालांकि ये तो लगभग तय ही है, सिर्फ एक औपचारिकता बाकी रह गई है, एक नोटिफिकेशन बाकी रह गया है, उसके आने का इंतजार करें। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी में आप लोग लग जाइए। मुख्य परीक्षा के लिए अब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो क्लासेस, वीडियो क्लासेस प्लस पीडीएफ प्लस ऑडियो क्लासेस और आंसर राइटिंग, ये सब हमारे यहाँ उपलब्ध है। आप चाहें तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके डिटेल्स लेके जुड़ सकते हैं। प्रीलिम्स का तो ठीक है, आप लोग जुड़े ही हैं, जिनको और जुड़ना हो प्रीलिम्स के लिए भी जुड़ सकते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जब भी प्रीलिम्स की अपडेट आएगी तो मेंस के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ना हो कि सिर्फ प्रीलिम्स में ही पूरा समय आपका निकल जाए। मुख्य परीक्षा के लिए तैयार रहिए। प्लस सोशलॉजी और पीएसआईआर, लोक प्रशासन, हिंदी साहित्य, ये 4 विषय अभी हमारे यहाँ चल रहे हैं। आप वैकल्पिक विषय अगर लेना चाहो तो ये चारों विषय में से कोई भी चुनकर आप ले सकते हो। कांगो में हालिया इबोला प्रकोप का अंत। कांगो गणराज्य जो कि अफ्रीका का एक देश है, अफ्रीका की कंट्री है, वहाँ पे इबोला का 12वां चरण चल रहा था। काफ़ी तबाही मचा रखी थी इसने। 50% डेथ रेट थी, मतलब कोरोना वायरस से कहीं ज़्यादा घातक ये वेव चल रहा था वहाँ पे, और उसके अंत की घोषणा कर दी है। ये अच्छा है कि इसका परिक्षेत्र सीमित है, इसलिए इबोला की ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन अगर इसका क्षेत्र अगर व्यापक होता, कोरोना वायरस की तरह ही होता, तो आज कोरोना वायरस से घातक जो असर है वो देखने को मिलता संसार में। तो कांगो में हालिया इबोला, ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब है कि कोरोना वायरस सबसे घातक वायरस नहीं है, इससे भी घातक घातक है, लेकिन उनका परिक्षेत्र सीमित है, संक्रमण की दर सीमित है, ठीक है, इसलिए उनकी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने आधिकारिक तौर पर देश में 12वें इबोला प्रकोप का अंत होने की घोषणा कर दी है। 12वां मतलब 12वां चरण था। इबोला के बारे में अगर बात करें तो विषाणु से फैलने वाला रोग है इबोला। इसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था। इबोला का प्रसरण अगर देखें तो यह विषाणु वन्य जीवों से मनुष्यों में फैलता है, विशेषकर चमगादड़ों से। फलों को काट वगैरह लेते हैं, उनसे जो है इबोला, जब वो उस फल को मनुष्य खाता है तो उसमें इबोला वायरस आ जाता है ज़्यादातर, लेकिन इसके अन्य माध्यम भी देखे गए हैं। और फिर मानव आबादी में मानव से मानव संचरण के माध्यम से फैलता है और बहुत तेजी से इसका संक्रमण फैलता है। औसतन इबोला विषाणु रोग मामलों में मृत्यु दर कितनी है? 50% है। कितनी है? 50% लोग मर जाते हैं। जबकि अगर कोरोना वायरस की दर देखें तो यहाँ पे 5 से 10% भी नहीं है, मतलब मुश्किल से इतना है। जो हाई रेट है उसका कोरोना का, वो मैं बता रहा हूँ। तो कहीं ज़्यादा इबोला जो है खतरनाक है। अभी तक इस विषाणु को निष्प्रभावी करने के कोई भी प्रमाणिक उपचार उपलब्ध नहीं है। हालांकि रक्त चिकित्सा, प्रतिरक्षा और ड्रग थेरेपी आदि रोगोपचार विकसित किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग काफ़ी चर्चा में रहा, विशेषकर म्यांमार वाला जो मैटर शुरू हुआ था उसके बाद से। तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग संयुक्त राष्ट्र की एक शरणार्थी संस्था और एक वैश्विक संगठन है। तो संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी संस्था है जो शरणार्थियों के जीवन बचाने, उसके अधिकारों की रक्षा करने और उनके लिए बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए समर्पित है। इसे वर्ष 1950 में उन लाखों यूरोपियों की मदद करने के लिए गठित किया गया था जिनके घर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तबाह हो गए थे या उन्हें अपने घर छोड़कर पलायन करना पड़ा था। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। मुख्यालय ध्यान रखिएगा, जिनेवा में है।
काचिन जनसमूह अभी हाल ही में चर्चा में रहा। ये देखिए, काचिन जनसमूह हाल ही में चर्चा में रहा। काचिन एक पहाड़ी का नाम भी है और काचिन एक राज्य भी है उत्तरी म्यांमार में। ठीक है, और काचिन जनसमूह ये अरुणाचल प्रदेश, अपने इंडिया में भी पाए जाते हैं, चाइना में भी पाए जाते हैं, दक्षिणी हिस्से में उसके, और म्यांमार के उत्तरी हिस्से में पाए जाते हैं। तो म्यांमार में जो सैन्य तख्ता पलट हुआ है, लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, काचिन जनसमूह का लगातार जहां जहां है वो वहां से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में आए। तो ये उत्तरी म्यांमार के काचिन राज्य की काचिन पहाड़ियों और पड़ोसी देश चीन के यूनान प्रांत तथा पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम में निवास करने वाले जाति समूह का एक संघ है। काचिन जनसमूह शब्द का उपयोग प्रायः चीन के जिंगपो लोगों के एक उपसमूह के रूप में किया जाता है। चर्चा का क्या कारण रहा? म्यांमार की सैन्य सरकार के खिलाफ काचिन राज्य और देश में अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, इसलिए काचिन जनसमूह चर्चा में आया। सबसे ज्यादा मजबूत तरीके से अगर कोई विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो काचिन जनसमूह, ये हर कोई अभी जानता है और इसीलिए ये चर्चा में आए हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना लॉन्च की? गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना ये उड़ीसा ने लॉन्च की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में उड़ीसा राज्य के कार्यरत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति के कोविड-19 योद्धा घोषित किया है। पत्रकारों के लिए ध्यान रखिएगा, यह घोषणा गोप बंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत की गई थी। इनके साथ राज्य में 6,500 से अधिक पत्रकारों को लाभ मिलेगा। यह एक स्वास्थ्य बीमा योजना है जो उड़ीसा सरकार द्वारा पत्रकारों के लिए शुरू की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय का पक्षकार नहीं है। दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 शरणार्थियों को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या सही होगा? जल्दी से ऑप्शन अपने आप बता दीजिए। अब मैं आपको बताता हूं, दोनों ही सही हैं। अर्थात भारत संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय है उसका पक्षकार नहीं है, हस्ताक्षर नहीं किए हैं भारत ने। दूसरा है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 जो कि जीवन के अधिकार की बात करता है, उसमें शरणार्थियों की सुरक्षा भी आती है। ठीक है, तो सुरक्षा, शरणार्थियों की सुरक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की जाती है? अनुच्छेद 21 के तहत, जो जीवन का अधिकार है उसके तहत, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त या विधि की सम्यक प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया सकता है। अर्थात मानवीय गरिमा के साथ जीना, और मानवीय गरिमा के अंतर्गत जितने भी पहलू आते हैं वो सभी इसमें सम्मिलित हैं। इसी कारण समय समय पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उसकी व्याख्या में बदलाव और उसमें और ज़्यादा विस्तार सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता रहा है। तो इसका उत्तर दोनों ही सही है, सी वाला राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, सी राइट आंसर होगा। अगला है, जब कल हमने इस बारे में चर्चा भी की थी, ऑपरेशन समुद्र। अब जल्दी से आप देख करके अपने ऑप्शन लगा लीजिए, फिर मैं पढ़ता हूं। ऑपरेशन समुद्र सेतु की शुरुआत भारत द्वारा कोविड-19 से प्रभावित देशों में दवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से की गई थी। दूसरा है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु, दूसरा इसका जो चरण है, शुरुआत की है। तो पहला वाला तो गलत है। आपको पता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु ऑपरेशन वंदे भारत मिशन का एक हिस्सा था। वंदे भारत मिशन के तहत अरब कंट्रीज और अन्य कंट्रीज, जो गल्फ कंट्रीज में, उसमें फंसे जो भारतीय थे उनको भारत ले आना था कोविड पैंडेमिक में। इसी तरह उसी के एक भाग के रूप में ऑपरेशन समुद्र सेतु स्टार्ट किया गया था, जिसमें समुद्र तटीय जो देश हैं, श्रीलंका हो गया, मालदीव आदि देशों में जो फंसे हुए भारतीय थे उनको सुरक्षित वापस लाना था। ये नौसेना के द्वारा चलाया गया एक अभियान था वंदे भारत मिशन के तहत, जो कि मुख्यतः एक वायुसेना का अभियान था। तो पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा है, भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु के द्वितीय चरण की शुरुआत की है। बिल्कुल सही है। अभी जो ऑपरेशन समुद्र सेतु चला है, नौसेना ने चलाया है, जो दूसरा चरण है इसका, वो ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों के शिपमेंट के लिए चलाया गया है। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, केवल 2। ओके, तो बी वाला राइट आंसर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों को अगर किसी कोर्स से जुड़ना हो, प्रीलिम्स मेंस से, अभी मेंस के वीडियोस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो लोग ग्रुप में हैं अब वीडियोस देखना शुरू कर दें, पीडीएफ देखना शुरू कर दें।
आंसर राइटिंग ग्रुप्स में जो लोग हैं आंसर राइटिंग करें डेली, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अभी समय है। मुख्य परीक्षा की तैयारी तब तक कर लीजिए। सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी साहित्य, अगर आपको ये क्लासेस लेनी हो, PSIR भी, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।